आखिर मैं हूँ कौन? मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न था और सामने सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक अजीब सी हलचल हुई। एक ठंडी और मशीनी आवाज गूंजी, डेस्टिनी विलेन सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। सिस्टम ने बताया कि मैं अब लोगों की किस्मत बदल सकता हूँ और पॉइंट्स कमा सकता हूँ। तभी मेरा ध्यान सामने खड़ी लड़की पर गया। ये लिन मान थी। मुझे अचानक याद आया कि ये तो वही घिसी पिटी कहानी है जिसे मैंने कभी पढ़ा था, और इस कहानी में मैं एक विलेन हूँ। मेरे सामने खड़ी लिन मान बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने झटके से मुझसे कहा कि वो मुझसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है। उसने साफ कह दिया कि अब वो मेरे साथ और नहीं रह सकती। तभी कुछ बहुत अजीब हुआ। मान का मुंह नहीं हिल रहा था, लेकिन मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। ये उसके दिल की आवाज थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो एक अमीर बाप की बेटी है और अब मुझसे पीछा छुड़ाकर पूरी दुनिया घूमना चाहती है। मुझे तब गहरा झटका लगा जब उसने अपने दिमाग में मुझे सिंपो का राजा कहा। उसे लग रहा था कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ कि आगे चलकर मैं अपनी आंखों की रोशनी और अपनी सारी जायदाद किसी और लड़की के लिए कुर्बान कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर मुझे सच में बहुत गुस्सा आया। मैं एक अमीर खानदान का वारिस, एक सिंह। उसने मुझे बेकार और फालतू समझ लिया था। वो मन ही मन हंस रही थी कि मुझसे पीछा छुड़ाकर वो अपनी लाइफ मजे से जिएगी। तभी वहाँ हमारे मम्मी पापा आ गए। बिजनेस और कंपनी के शेयर्स की वजह से वो नहीं चाहते थे कि ये एंगेजमेंट टूटे। मान घबरा गई। वो अंदर ही अंदर चिल्ला रही थी कि उसे ये रिश्ता अभी खत्म करना है ताकि वो अपनी आजादी जी सके। उसे इतना बेचैन देखकर मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। अगर उसे लगता है कि मैं एक सिंप हूँ तो ठीक है, उसे मुझसे पीछा छुड़ाना है ना, मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। जब उसके पापा ने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ, तो मैंने मुस्कुराते हुए कह दिया कि अगर मान राजी है तो मुझे इस एंगेजमेंट से कोई दिक्कत नहीं है। मान के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मन ही मन मुझे गालियाँ देने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान कल तक उसके पीछे भागता था वो अचानक इतना बदल कैसे गया। वो चिढ़कर मुझसे पूछने लगी कि क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या मैं पागल हो गया हूँ। मैंने ठंडी आवाज में उससे बस इतना कहा, क्यों, तुम तो हमेशा से यही चाहती थी न कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। अब मैं कहीं नहीं जा रहा। वो बुरी तरह फंस चुकी थी। उसकी आजाद होने की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। अभी हम दोनों के बीच ये बहस चल ही रही थी कि तभी दरवाजा खुला। सामने वांग वेन और जामू खड़े थे। उन्हें वहाँ अचानक देखकर मैं भी चौंक गया। अब ये दोनों यहाँ क्या करने आए थे? मामला अब और भी बिगड़ने वाला था। तभी वांग वेन और जामू कमरे के अंदर आए। वांग वेन ने बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला कि एक भाई होने के नाते वो मेरा साथ देगा। उसने कहा कि मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है और किसी के दबाव में आकर एंगेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे देख ही रहा था कि तभी मुझे फिर से लिन मान की आवाज सुनाई दी। उसका मुंह बंद था, लेकिन उसके दिमाग में शोर मचा हुआ था। वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वो सोच रही थी कि चलो शुक्र है, कहानी के हीरो हीरोइन उसे बचाने आ गए। मुझे उसकी बातें सुनकर हैरानी हुई जब उसने वांग वेन को अपने दिमाग में दिखावा करने वाली और नकली औरत कहा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मान को लग रहा था कि ये लोग मुझे अपनी बातों में फंसा लेंगे और मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। वांग वेन ने अपनी मीठी मीठी बातों का जाल बुनना शुरू किया। उसने बहुत ही इमोशनल होकर कहा कि मुझे अपनी खुशी की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए और मुझे अपने सच्चे प्यार को तलाशना चाहिए। मान अपने दिमाग में चिल्ला रही थी, हाँ बिल्कुल सही, अब जल्दी से इस पर रोना शुरू करो और एंगेजमेंट तोड़ दो। उसे पूरा यकीन था कि मैं उसकी बातों में आकर भावुक हो जाऊंगा, लेकिन मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया। मुझे समझ आ गया कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। मान के दिमाग की बातों ने मेरी आंखें खोल दी थीं। मैंने ठंडे दिमाग से वांग वेन की तरफ देखा। वो अभी भी अपनी सच्चे प्यार वाली स्पीच दिए जा रही थी। तभी मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने साफ शब्दों में कहा, तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं मान को पसंद नहीं करता और ये उसका घर है, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से अभी चली जाओ। मेरे ये बोलते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। वांग वेन का चेहरा उतर गया और मान को तो जैसे काटो तो खून नहीं। वो अपने दिमाग में बुरी तरह बौखला गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहानी इस तरह क्यों बदल रही है। वो मन ही मन सोचने लगी कि क्या मैं पागल हो गया हूँ। अगले ही सेकंड मैंने मान की तरफ रुख किया। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। मैंने उससे कड़क आवाज में पूछा, तुमने क्या सोच रखा है? क्या मैं कोई मामूली चीज हूँ जिसे तुम जब चाहो अपना लो और जब चाहो कचरे की तरह फेंक दो?
क्या तुमने मुझसे पूछा कि मैं ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ या नहीं? मान मान हक्की बक्की रह गई। उसे लग रहा था कि चीजें उसके प्लान के हिसाब से चलेंगी, लेकिन अब पूरा मामला मेरे कंट्रोल में था। मुझे एहसास हुआ कि कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी है और जो होने वाला था वो अब कभी नहीं होगा। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की एक मशीनी आवाज गूंजी। उसने बताया कि मैंने 250 डेस्टिनी पॉइंट्स जीत लिए हैं। मुझे समझ नहीं आया कि इन पॉइंट्स का क्या करूं, लेकिन तभी सिस्टम ने मुझे एक ऑफर दिया। 100 पॉइंट्स के बदले मैं लकी ड्रॉ में हिस्सा ले सकता था। मैंने बिना सोचे समझे 2 बार ड्रॉ किया। मुझे इनाम में 10 लाख रुपए कैश और एक अफेक्शन फ्रूट मिला। 10 लाख रुपए, सच कहूँ तो पिछली जिंदगी में मैं ये देखकर उछल पड़ता, लेकिन अब मेरे जूतों की कीमत भी इससे ज्यादा थी। असली चीज वो अफेक्शन फ्रूट था। सिस्टम ने बताया कि इसे खाते ही किसी भी रैंडम इंसान के दिल में मेरे लिए प्यार और वफादारी 99 लेवल तक बढ़ जाएगी। उसी पल मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। सिस्टम ने कहा कि अगर मैं काफी सारे पॉइंट्स जमा कर लूं, तो मैं वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट सकता हूं। ये सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई। अब मेरे पास इस फालतू की कहानी से बाहर निकलने का एक रास्ता था, लेकिन एक दिक्कत थी। सिस्टम ने हंसते हुए बताया कि मेरी किस्मत एक विलेन की है, इसलिए पूरी दुनिया में सबका अफेक्शन लेवल मेरे लिए -99 है, यानी हर कोई मुझसे नफरत करता है। मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर फिर मैंने सोचा कि अकेले रहना इस ड्रामे से तो बेहतर ही है। इतने में मुझे फिर से लिन मान मान के दिमाग की आवाज सुनाई दी। वो मन ही मन बहुत घबराई हुई थी। वो खुद से कह रही थी कि उसे अब वांग वेन से दूर रहना होगा, क्योंकि वांग वेन एक बहुत बड़े और खतरनाक खानदान से ताल्लुक रखती है। मान मान अपनी जान बचाने के लिए अब मुझसे और वांग वेन से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसे डर था कि अगर उसने सावधानी नहीं बरती तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तभी मैंने देखा कि वांग वेन अपने घर पहुंची। उसके साथ जांग मो था। जांग मो पहले हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता था, लेकिन आज उसका बर्ताव बहुत अजीब था। वो बहुत जल्दी में था और वांग वेन को छोड़कर तुरंत वहाँ से चला गया। वांग वेन को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वो मन ही मन सोच रही थी कि ये सब लिन मान मान की वजह से हो रहा है। उसने कसम खाई कि वो मान मान को रास्ते से हटा देगी ताकि वो फिर से अमीर और ताकतवर बन सके। अगले ही पल वांग वेन का सामना अपने भाई वांग शिव हुआ। वांग शिव उसे देखते ही भड़क गया। उसने कड़वी आवाज में कहा कि अगर वांग वेन ने उनके माता पिता को नहीं मारा होता तो आज उनकी हालत ऐसी नहीं होती। वांग वेन ने बेचारगी का नाटक करते हुए कहा कि वो सब ठीक कर देगी, लेकिन उसका भाई उसे मनहूस कहकर वहाँ से चला गया। ये सब देख और सुनकर मुझे समझ आ गया कि इस कहानी का हर किरदार ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और ही है। अब खेल सच में दिलचस्प होने वाला था। तभी कमरे में खड़ी उस दूसरी लड़की ने मुझे धमकी भरे अंदाज में चेतावनी दी। उसने कहा कि मैं अपनी मंगेतर को कंट्रोल में रखूं, वरना अगली बार अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो लड़की वांग वेन की तरफदारी कर रही थी और लिन मान मान को गलत ठहरा रही थी। मान मान चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके दिमाग में बातों का तूफान चल रहा था। मुझे साफ सुनाई दे रहा था कि वो क्या सोच रही है। वो मन ही मन कह रही थी कि ये सब वांग वेन और उसकी दोस्त का एक सोची समझी चाल है। उसे पता था कि ये लोग मिलकर एक नाटक कर रहे हैं ताकि मुझे मान मान के खिलाफ कर सके। मान मान की बातें सुनकर मुझे उस पर तरस आने लगा। वो बेचारी यहाँ अकेली पड़ गई थी। तभी उसने अपने दिमाग में कुछ ऐसी बातें सोची कि मेरे होश उड़ गए। उसे पता था कि वांग वेन ने जांग मो को कितनी बार धोखा दिया है। उसने सोचा कि जांग मो सिर्फ एक बेवकूफ है जिसे वांग वेन अपनी उंगलियों पर नचा रही है। मान मान को तो ये भी पता था कि वांग वेन का पहला किस किस के साथ था और उसने शादी के दिन भी क्या क्या किया था। ये सब सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मान मान कोई मामूली लड़की नहीं है। उसे तो भविष्य की बातें भी पता है। मुझे लगा कि मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। जांग मो, जिसे मैं अपना भाई मानता था, वो भी मान मान को भला बुरा कह रहा था। उसी पल मैंने फैसला किया कि मैं मान मान का साथ दूंगा। मैंने जांग मो की आंखों में आंखें डालकर कहा, वो अभी मेरी मंगेतर है और बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। मेरे मुंह से ये बात निकलते ही मान मान हैरान रह गई। वो मन ही मन चिल्ला रही थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। उसे लगा कि मैं जानबूझकर उसे सबका दुश्मन बना रहा हूँ। वो तो बस शांति से अपनी लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे अपनी औरत कहकर सबका ध्यान उसकी तरफ खींच लिया था। अगले ही सेकंड मैंने देखा कि जांग मो के चेहरे पर शक के बादल छा गए। मान मान के दिमाग की बातों ने शायद उसके अंदर भी कोई हलचल पैदा कर दी थी। उसने तुरंत अपने किसी आदमी को फोन किया और वांग वेन के बारे में छानबीन करने को कहा। उसे अब शक होने लगा था कि कहीं वो सच में बेवकूफ तो नहीं बन रहा। वांग वेन ने जब देखा कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है तो उसने फिर से रोने का नाटक शुरू कर दिया। उसने जांग मो से कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इस बार जांग मो का बर्ताव बहुत ठंडा था। उसने वांग वेन की तरफ देखा तक नहीं और उसे अकेला छोड़कर वहाँ से जाने लगा। मुझे समझ आ गया कि मेरा एक छोटा सा
कदम इस पूरी कहानी को बदल रहा था। तभी वहाँ एक नए आदमी की एंट्री हुई। उसे देखते ही सब चुप हो गए। वो दिखने में काफी हैंडसम था, यहाँ तक कि मुझे भी लगा कि वो मुझसे बेहतर दिखता है। तभी पता चला कि वो हमारा नया चाइनीज टीचर है। उसका नाम वांग शिव है। वो कोई मामूली टीचर नहीं था, वो वांग वेन का भाई था। उसे देखते ही मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा। वो अपनी बहन का बदला लेने आया था। मुझे लिन मान मान के दिमाग की आवाज फिर से सुनाई दी। वो अंदर से कांप रही थी। उसने सोचा कि ये वांग शिव असल में एक बचर यानी बेरहम कातिल है, जो दुश्मनों के टैंक तक अपने हाथों से तोड़ देता है। मुझे ये जानकर झटका लगा कि ये इंसान इतना खतरनाक हो सकता है। वांग शिव ने आते ही मान मान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने कड़क आवाज में कहा कि मान मान को उसकी बहन वांग वेन से माफी मांगनी होगी। मुझे गुस्सा आया। मैंने तुरंत बीच में पड़ते हुए कहा कि एक टीचर होने के नाते उसे पहले मामले की जांच करनी चाहिए, न कि सीधा फैसला सुनाना चाहिए। लेकिन वांग शिव बहुत तेज था। अगले ही पल उसने मान मान का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसे दर्द होने लगा। उसकी ताकत किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। तभी मान मान के दिमाग में एक बहुत बड़ा राज गूंजा। उसने सोचा कि वांग शिव कितना बेवकूफ है। वो जिस बहन को बचाने के लिए लड़ रहा है, उसी वांग वेन ने असल में उनके माता पिता को मारा था। जैसे ही मान मान ने ये सोचा, वांग शिव अचानक पागलों की तरह चिल्ला उठा। उसने गुस्से में मान मान को झिड़कते हुए कहा कि वो झूठ फैलाना बंद करे। मेरी सांस अटक गई। मान मान ने तो ये बात सिर्फ अपने मन में सोची थी, फिर वांग शिव को कैसे पता चला? क्या वो भी मान मान के दिमाग की बातें सुन सकता है? मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। वांग शिव का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने मान मान का कंधा इतनी जोर से दबाया कि शायद उसकी हड्डी टूट जाती। मैंने तुरंत उसे रोका और कहा कि उसका ये बर्ताव एक टीचर को शोभा नहीं देता। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा पीछे हटा और उसने माफी मांगी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही खतरनाक चमक थी। मान मान बुरी तरह डर चुकी थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो इस स्कूल से अपना ट्रांसफर करवा लेगी और यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन तभी वांग शिव ने कुछ ऐसा किया कि हम सब दंग रह गए। उसने मान मान के सामने खड़े होकर कहा, नहीं, तुम ट्रांसफर नहीं ले सकती। मैं हैरान रह गया। उसे कैसे पता चला कि मान मान ट्रांसफर लेने के बारे में सोच रही है? क्या वो सच में हम सब की तरह कोई जादुई ताकत रखता है? मैं दंग रह गया जब वांग शिव ने मान मान को रुकने के लिए कहा। मुझे लगा कुछ बड़ा होने वाला है। तभी वांग शिव मुझे एक तरफ ले गया। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि वो मुझसे अकेले में क्या बात करना चाहता है। लेकिन उसने जो पूछा उससे उस पल मेरी सांस तक अटक गई। उसने मुझसे सीधा सवाल किया, क्या तुम्हें भी लिन मान मान के दिमाग की बातें सुनाई देती हैं? मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा था कि ये सिर्फ मेरी कोई सुपर पावर है, लेकिन वांग शिव भी वही सब सुन रहा था जो मैं सुन रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वांग शिव ने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा कि शायद हमारी ये दुनिया सिर्फ एक नोवेल यानी एक कहानी की किताब है और लिन मान मान कोई ट्रांसमिग्रेटर है जो किसी दूसरी दुनिया से इस किताब के अंदर आई है। उसे सब पता है कि अतीत में क्या हुआ और भविष्य में क्या होने वाला है। तभी मुझे समझ आया कि वो इतना सब कुछ कैसे जानती है। वांग शिव ने मुझसे एक डील की। उसने कहा कि हमें ये बात छुपानी होगी कि हम उसके दिमाग की बातें सुन सकते हैं। अगर उसे पता चल गया कि हम उसके विचार पढ़ रहे हैं तो वो सच सोचना बंद कर देगी और शायद झूठ का नाटक करने लगेगी। मुझे लगा मामला अब सच में दिलचस्प होने वाला है। वांग शिव अपने माता पिता की मौत का सच जानना चाहता था और मैं देखना चाहता था कि ये अजीब कहानी कहाँ जाकर खत्म होती है। उसी पल मान मान वहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे से साफ था कि वो बुरी तरह डर चुकी है। उसे लग रहा था कि इस कहानी की मेन लीड यानी वांग वेन से दुश्मनी करने का अंजाम सिर्फ मौत है। वो इस खतरनाक स्कूल को छोड़कर भागना चाहती थी, लेकिन वांग शिव ने उसे रोकने के लिए अचानक एक अजीब नाटक शुरू कर दिया। उसने मान मान से माफी मांगी और कहा कि वो मान मान को देखकर भावुक हो गया था क्योंकि वो बिल्कुल उसके फर्स्ट लव यानी उसके पहले प्यार जैसी दिखती है। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मान मान के दिमाग में फिर से हलचल हुई। वो मन ही मन सोच रही थी कि ये क्या बकवास है। उसे याद था कि असली कहानी में तो वांग शे जिएगी। इतने में मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। मुझे पूरे 500 डेस्टिनी पॉइंट्स मिल चुके थे। मैंने कुछ नहीं किया था, फिर भी पॉइंट्स मिल गए। मैंने तुरंत 5 बार लकी ड्रॉ किया। मुझे इनाम में एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी कार, 10 लाख रुपए और इलाज करने के कमाल के हुनर मिले। साथ ही मुझे एक ऐसी दवाई मिली जिससे कोई भी हमेशा जवान रह सकता था। अब मैं सच में बहुत अमीर और ताकतवर बन चुका था। मुझे समझ आया कि अगर मुझे और पॉइंट्स चाहिए तो मुझे मान मान के आसपास ही रहना होगा। उसी पल मैं मान मान के घर डिनर पर पहुंचा। उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि भले ही हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन हमें एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहिए। मैंने बहुत ही प्यार से उनसे बात की और अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी। लेकिन तभी मुझे मान मान के दिमाग की आवाज सुनाई दी।
वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं उसके परिवार की जायदाद और पैसा हड़पना चाहता हूँ। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मेरे परिवार के पास उससे कहीं ज्यादा पैसा है, फिर भी वो मुझे लालची समझ रही थी। उसे लग रहा था कि मैं किसी बड़े प्लान के तहत उनके करीब आ रहा हूँ। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। अगर वो मुझे विलेन और लालची समझती है तो ठीक है, मैं उसे सच में परेशान करूंगा। मैंने मुस्कुरा हुए उसके मम्मी पापा से कह दिया कि मैं मान मान से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। मैंने यहाँ तक कह दिया कि मैं जल्द ही उनका बिजनेस संभालने में मदद करूंगा। मान मान का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। वो अंदर ही अंदर चिल्ला रही थी कि मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ और मैं उसके पैसों के पीछे हूँ। उसे लगा कि उसकी जान को खतरा है, जबकि मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहता था। अगर वो मुझे विलेन मानती है तो अब उसे एक असली विलेन का सामना करना पड़ेगा। मैंने अंकल और आंटी की बातों में हाँ मिला दी। मुझे लग रहा था कि यही सही मौका है। मान मान चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसके दिमाग में जैसे कोई धमाका हुआ हो। वो मन ही मन चीख रही थी कि मुझे इस सब में क्यों घसीटा जा रहा है। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मान मान तो बचपन से ही मेरे पीछे पागल थी और वो अपनी पसंद इतनी जल्दी नहीं बदलेगी। मान मान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसके दिमाग में गालियों का शोर मचा था। वो सोच रही थी कि मैं फिर से वही पुराना बेवकूफ सिंप क्यों नहीं बन जाता। वो अपनी आजादी चाहती थी। उसे मेल मॉडल्स के साथ घूमना फिरना था और यहाँ मैं उसकी शादी की बात पक्की कर रहा था। अंकल बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही मेरे मम्मी पापा से बात करके शादी की तारीख पक्की कर देंगे। मान मान को लग रहा था कि मैं ये सब मजबूरी में कर रहा हूँ और मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। उसे क्या पता था कि उसे परेशान करने में मुझे कितना सुकून मिल रहा था। मैंने साफ कह दिया कि मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। तभी दादाजी जान का फोन आया। अंकल ने बताया कि दादाजी ने मुझे और मान मान को फौरन अपने घर बुलाया है। मान मान का चेहरा अचानक चमक उठा। उसके दिमाग से मुझे पता चला कि दादाजी जान ही इकलौते ऐसे इंसान थे जो उससे सच्चा प्यार करते थे। वो हमेशा से चाहते थे कि मान मान की शादी जान मो से हो जाए। इतना ही नहीं, दादाजी जान उस चालाक वांग वेन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मुझे महसूस हुआ कि मामला अब और उलझने वाला है। मैं इस ड्रामे में और गहरा धंसता जा रहा था। जब हम दादाजी के घर पहुँचे तो वहाँ का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। दादाजी जान अपने पोते जान मो पर बुरी तरह बरस रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि जान मो छुप छुप कर वांग वेन से मिल रहा है। जान मो घबराकर सफाई दे रहा था कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और वो तो बस एक मामूली डिनर था। लेकिन दादाजी बहुत पुराने खिलाड़ी थे। उन्होंने जान मो को डांटते हुए कहा कि वो बूढ़े जरूर हैं पर बेवकूफ नहीं। उन्हें साफ दिख रहा था कि जान मो उस लड़की के जाल में फंस चुका है। मुझे समझ आ गया कि अब इस घर में एक नया तूफान आने वाला है। माहौल बहुत गर्म था। वांग वेन दादाजी के सामने मासूम बनने का नाटक कर रही थी। उसने रोते हुए कहा कि वो जान मो के पैसों के पीछे नहीं है, बल्कि उसके प्यार की वजह से उसके साथ है। मुझे उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। दादाजी भी बहुत पुराने खिलाड़ी थे। उन्होंने तुरंत वांग वेन को टोकते हुए कहा कि जान मो ने उस पर लाखों रुपए खर्च किए हैं, हजारों गुलाब और शहर भर में पटाखे, ये सब बिना पैसों के नहीं होता। तभी मान मान के दिमाग की आवाज मेरे कानों में गूंजी। वो मन ही मन दादाजी को खूसट कह रही थी और चाहती थी कि वो जल्दी यहाँ से चले जाए। इतने में दादाजी ने वांग वेन को सीधे ऑफर दे दिया कि वो पैसे ले और उनके पोते की जिंदगी से दूर हो जाए। वांग वेन अंदर से बहुत लालची थी। उसे जान परिवार की दौलत चाहिए थी, लेकिन ऊपर से वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे पैसों से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगले ही पल दादाजी ने एक ऐसा धमाका किया कि मेरी सांस तक अटक गई। उन्होंने जान मो से कहा कि वो वांग वेन का चक्कर छोड़ दे और लिन मान मान से शादी कर ले। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मान मान के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दूं ताकि वो जान मो से शादी कर सके। मान मान ये सुनकर पागलों की तरह सोचने लगी। वो मन ही मन चिल्ला रही थी कि वांग वेन ने पहले उससे मुझे छीना और अब वो उसके सिंप जान मो को भी छीनना चाहती है। उसे लग रहा था कि वांग वेन एक ग्रीन टी बिच है जो सबको अपने इशारों पर नचा रही है। मान मान को किताब की कहानी याद आ रही थी। उसे पता था कि असली कहानी में दादाजी गुस्से में बेहोश होने वाले हैं और फिर वांग वेन उन्हें अपनी दवा से बचाकर इस घर की बहू बनने का रास्ता साफ करेगी। तभी दादाजी ने मुझसे कहा कि रात बहुत हो गई है और वांग वेन का अकेले जाना ठीक नहीं, इसलिए मैं उसे घर छोड़ दूं। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, लेकिन तभी मान मान ने जो किया
उसने मुझे चौंका दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मुझे वांग वेन को घर छोड़ देना चाहिए। मुझे तभी समझ आया कि मान मान जानबूझकर मुझे वांग वेन के साथ भेज रही है। वो चाहती थी कि मैं वांग वेन के प्यार में पड़ जाऊं ताकि वो मुझसे पीछा छुड़ा सके और अपनी आजादी जी सके। जांग मो ने बीच में बोलने की कोशिश की कि लड़का और लड़की का अकेले जाना ठीक नहीं होगा और वांग वेन को कैब से जाना चाहिए, लेकिन मान मान अपनी जिद पर अड़ी थी। उसे लग रहा था कि वो एक जीनियस है और अपनी चालाकी से उसने मुझे किसी और को दान में दे दिया है। दादाजी ने भी जांग मो को डांट दिया और मुझे गाड़ी निकालने का हुक्म दिया। अब मुझे न चाहते हुए भी उस चालाक लड़की के साथ जाना ही था। मुझे दादाजी जांग की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बूढ़े आदमी आखिर समझ क्या रहे थे? क्या वो मेरी मंगेतर को मुझसे छीनकर अपने पोते को देना चाहते थे? भले ही मुझे मान मान से कोई खास लगाव नहीं था, पर जो चीज मेरी है उसे मैं इतनी आसानी से किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगा। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मामला चाहे कितना भी बिगड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी मान मान के दिमाग की आवाज मेरे कानों में फिर से गूंजी। वो बेचारी वांग वेन को देखकर बुरी तरह डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि वांग वेन उसे अपनी जान का दुश्मन मान लेगी। मान मान अब अपनी जान बचाने के लिए वांग वेन की सबसे अच्छी दोस्त बनने के सपने देख रही थी। वो सोच रही थी कि अगर वो वांग वेन की मदद करेगी तो शायद उसकी जान बच जाए। इतने में दादाजी ने मान मान को बड़े प्यार से अपने पास बैठने के लिए कहा। मान मान अंदर ही अंदर कांप रही थी। उसे लग रहा था कि दादाजी उसे मौत के करीब बुला रहे हैं। लेकिन तभी दादाजी ने कुछ ऐसा कहा कि मेरी सांस तक अटक गई। उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया कि उन्हें पता है कि मैं ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ। दादाजी ने बड़े शांत लहजे में कहा कि आजकल के जमाने में प्यार जरूरी है, जबरदस्ती के रिश्ते नहीं। मान मान के दिमाग में तो जैसे खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। वो मन ही मन नाचने लगी और दादाजी को दुनिया का सबसे प्यारा इंसान बताने लगी। वो इतनी ज्यादा खुश थी कि उसने दादाजी के मरने के बाद उनका शानदार अंतिम संस्कार तक करने का प्लान बना लिया। मुझे उसकी इन पागलों वाली बातों पर हंसी आ रही थी। वो सच में बहुत अजीब लड़की थी। दादाजी ने जब एंगेजमेंट तोड़ने का प्रस्ताव रखा तो मान मान ने तुरंत हाँ कह दी। लेकिन तभी मैंने अपनी आवाज थोड़ी सख्त की। मैंने कहा कि ये हमारे खानदान की बात है और हम इतनी आसानी से सालों पुराना रिश्ता नहीं तोड़ सकते। मान मान को लगा था कि दादाजी की वजह से वो आज आजाद हो जाएगी, लेकिन मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दादाजी भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्हें लग रहा था कि वो हम दोनों का भला कर रहे हैं। मुझे समझ आ गया कि अब ये मामला सिर्फ एक एंगेजमेंट का नहीं रह गया था। ये अब मेरी जिद और मान मान की आजादी के बीच की जंग बन चुका था। दादाजी अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वो मान मान के मम्मी पापा को अभी फोन करेंगे और ये रिश्ता खत्म कर देंगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि इससे मान मान की इज्जत खराब होगी और बाद में उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। लेकिन दादाजी तो जैसे सब तय कर चुके थे। उन्होंने जांग मो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर कोई नहीं मिला तो उनका पोता मान मान से शादी कर लेगा। इतने में मुझे मान मान के दिमाग की आवाज सुनाई दी। वो जांग मो को बड़े गौर से देख रही थी। वो मन ही मन उसके 8 पैक एब्स और उसकी बॉडी की तारीफ कर रही थी। उसे जांग मो अपनी पसंद का हॉट लड़का लग रहा था। लेकिन अगले ही पल वो डर गई। उसे लगा कि अगर उसने कहानी के हीरो को छीन लिया तो उसकी मौत पक्की है। तभी मैंने जांग मो से उसकी राय पूछी। मुझे लगा वो मना कर देगा, लेकिन उसने तो हद ही कर दी। उसने दबे हुए स्वर में कहा कि दादाजी का हुक्म उसके लिए आखिरी फैसला है। मुझे गुस्सा आया। मुझे लगा ये दोनों दादाजी और पोता मिलकर मुझे ही बेवकूफ बना रहे हैं। अभी हमारी बहस चल ही रही थी कि तभी अचानक दादाजी अपने सीने को पकड़कर फर्श पर गिर पड़े। उस पल मेरी सांस तक अटक गई। सब घबरा गए और हम उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागे। वहाँ डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि दादाजी की नसों में कुछ रुकावट है, पर घबराने की बात नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन तभी वांग वेन ने अपनी चाल चली। वो आगे आई और बड़े घमंड से बोली कि वो वांग खानदान की वारिस है और उसकी मेडिकल स्किल्स भगवान जैसी हैं। उसने डॉक्टर को चुनौती देते हुए कहा कि दादाजी की हालत बहुत नाजुक है और वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और जिंदा रहेंगे। डॉक्टर को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे वहाँ से जाने को कह दिया। तभी मान मान के दिमाग की बातें सुनकर मुझे सब समझ आ गया। उसे पता था कि ये सब एक फिल्म के सीन जैसा होने वाला है। उसने सोचा कि अब डॉक्टर दादाजी को सुई लगाएंगे और उनकी हालत और भी खराब हो जाएगी। फिर वांग वेन अपनी खास 18 किंग ऑफ हेयर सुइयों के साथ एंट्री मारेगी और मरते हुए दादाजी को बचा लेगी। इससे जांग परिवार उसे अपनी बहू के रूप में अपना लेगा। मुझे तभी समझ आया कि वांग वेन कितनी खतरनाक योजना बना रही थी। मामला अब सच में बिगड़ने वाला था, क्योंकि मुझे पता था कि मान मान की ये भविष्यवाणी सच होने वाली है। हॉस्पिटल के उस कमरे में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वांग वेन पूरे घमंड
के साथ खड़ी थी और डॉक्टर को चुनौती दे रही थी। उसने साफ कह दिया कि अगर वो आज यहाँ से चली गई तो पूरे शहर में कोई भी दादाजी को नहीं बचा पाएगा। मुझे उसकी ये अकड़ देखकर बहुत गुस्सा आया। आखिर वो खुद को समझती क्या थी। तभी मुझे फिर से मान मान के दिमाग की आवाज सुनाई दी। वो मन ही मन वांग वेन की तारीफों के पुल बांध रही थी। मान मान को लग रहा था कि वांग वेन कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि उसके पास किसी गेम की तरह मैक्स लेवल की ताकत है। मान मान अंदर ही अंदर दुआ कर रही थी कि वांग वेन दादाजी को बचा ले, ताकि वो खुद अपनी सगाई के झंझट से आजाद हो सके और ऐश की जिंदगी जी सके। अगले ही पल वांग वेन ने एक बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि वो किसी महान सन्यासी की वारिस है और उसे इलाज करने के वो तरीके पता हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं जानते। उसने डॉक्टर ही की आंखों में आंखें डालकर कहा, डॉक्टर साहब, हर रात ठीक 10:30 बजे आपकी कमर के निचले हिस्से में एक हल्का सा दर्द होता है न, और आपकी बड़ी बड़ी मशीनें कभी उस दर्द को पकड़ नहीं पाती है ना। डॉक्टर का चेहरा ये सुनकर सफेद पड़ गया। उनकी हैरानी देखकर मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि वांग वेन को ये सब कैसे पता। वांग वेन ने आगे समझाया कि ये सब भारी तनाव की वजह से उनकी किडनी पर पड़ने वाले असर का नतीजा है। उसने दावा किया कि वो अपनी जादुई सुइयों से इस दर्द को अभी के अभी खत्म कर सकती है। तभी मान मान के दिमाग में फिर से हलचल हुई। वो चिल्ला रही थी, हाँ, यही तो वो सीन है। अब वांग वेन अपनी किंग ऑफ हेल वाली 18 सुइयां निकालेगी और सबको हैरान कर देगी। मान मान की ये बातें सुनकर मेरी सांस अटक गई। उसे इस इलाज का नाम तक कैसे पता था? क्या वो सच में किसी ऊंची दुनिया से यहाँ आई है? इतने में वांग वेन ने अपनी सुइयां निकाली और डॉक्टर साहब पर अपना हुनर आजमाया। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर साहब का चेहरा खिल उठा। उन्होंने हैरानी से कहा कि उनका सालों पुराना दर्द गायब हो गया है और उन्हें अपना शरीर रुई जैसा हल्का महसूस हो रहा है। अगले ही पल डॉक्टर साहब वांग वेन के सामने झुक गए और उसे अपना गुरु मान लिया। मुझे तभी समझ आया कि अब दादाजी का इलाज वांग वेन ही करेगी। डॉक्टर साहब ने भी मान लिया कि वांग वेन का हुनर उनकी सोच से कहीं ऊपर है। मुझे लगा मामला अब सच में पलटने वाला है, क्योंकि जिस लड़की को सब मामूली समझ रहे थे वो अब सबकी जान बचाने वाली मसीहा बन चुकी थी। मिरेकल डॉक्टर, प्लीज हमारे पिता की जान बचा लीजिए। जांग मो के पापा अब वांग वेन के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। उनकी आंखों में अपने पिता को खोने का डर साफ दिख रहा था। वांग वेन ने थोड़ा नखरा दिखाया और मुस्कुराते हुए कहा कि पहले तो सब उसे बाहर निकाल रहे थे, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि उसकी क्या कीमत है। उसने बड़े गर्व से कहा कि वो ये इलाज सिर्फ जांग मो के लिए करेगी। मुझे वांग वेन का ये बर्ताव देखकर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसके पास हुनर था, इसलिए सब खामोश थे। जांग मो के पापा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उसने दादाजी को बचा लिया तो उनका परिवार कभी जांग मो और वांग वेन के रिश्ते के खिलाफ नहीं जाएगा। मुझे लगा कि मामला अब पूरी तरह वांग वेन के हाथ में है, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक अजीब सी हलचल हुई। मैं लिन मान मान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर डर मान की चीख गूंजी। वो अपने मन में चिल्ला रही थी, नहीं, ये तकनीक गलत है। ये एक जिनम्यामोन सुइया नहीं है, ये तो खतरनाक 9 सोल चेजिंग नीडल्स हैं। मान मान के मन की बात सुनकर मेरी सांस तक अटक गई। मुझे समझ आया कि वांग वेन दादाजी को बचाने का सिर्फ नाटक कर रही है। ये तकनीक दादाजी को अभी तो ठीक कर देगी, लेकिन ठीक 2.5 साल बाद उनकी बीमारी फिर से लौट आएगी और तब उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। वांग वेन दादाजी की जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैंने वांग वेन को रोका तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी और वो इस कहानी की मुख्य किरदार है, लेकिन अगर मैं चुप रहा तो दादाजी खतरे में पड़ जाएंगे। तभी लिन मान मान खुद को रोक नहीं पाई। वो जोर से चिल्लाई और वांग वेन का हाथ पकड़ लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। वांग वेन ने मासूम चेहरा बनाकर कहा कि मान मान आखिर उसे क्यों रोक रही है। जांग मो और उसके पापा को लगा कि मान मान अपनी जलन की वजह से ये सब कर रही है। उन्होंने मान मान को बहुत बुरा भला कहा और उससे हटने को बोला, लेकिन मान मान अपनी बात पर अड़ी थी। उसने वांग वेन की आंखों में देखते हुए एक बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछ लिया। उसने कहा कि दादाजी की इस हालत में सीमेन पॉइंट का इस्तेमाल होना चाहिए, तो वांग वेन ने ताइयुआन पॉइंट पर सुई क्यों लगाई। मान मान ने साफ कह दिया कि ताइयुआन पॉइंट तो फेफड़ों के लिए होता है। उसकी बात सुनकर कमरे में मौजूद सब लोग दंग रह गए। मुझे भी हैरानी हुई कि मान मान को डॉक्टरी की इतनी गहरी जानकारी कैसे है। वांग वेन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मान मान ने सबके सामने उसकी पोल जो खोल दी थी, उसने तुरंत अपनी सुइयों की तकनीक बदल ली। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि वांग वेन जैसी बदला लेने वाली लड़की से दुश्मनी करना किसी खतरे से कम नहीं था। तभी कमरे में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, पर आवाज का नहीं, जज्बात का। जांग मो, जो अब तक वांग वेन के पीछे पागल था,
अचानक उसके खिलाफ खड़ा हो गया। उसने वांग वेन से साफ कह दिया कि यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जांग मो ने मान मान का हाथ पकड़ा और उससे गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा कि वो दादाजी को बचा ले। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर मान मान फेल हो गई तो वो उसे जो चाहे सजा दे, चाहे तो उसकी जान ले, लेकिन अभी बस दादाजी को बचा ले। मान मान का दिमाग उस वक्त पूरी तरह सुन्न हो चुका था। मुझे उसके मन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो चिल्ला रही थी, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़के पागल हो गए हैं क्या? जांग मो मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहानी के हीरो को अचानक उस पर इतना प्यार और यकीन कैसे आ गया। लेकिन दादाजी के पास अब और वक्त नहीं था। मान मान ने अपनी घबराहट को संभाला और डॉक्टर ही से सुइया मांगी। बेचारे डॉक्टर ही, जो उम्र में काफी बड़े थे, उन्हें मान मान का उन्हें शाल ही बुलाना बड़ा अजीब लग रहा था, पर फिर भी उन्होंने चुपचाप सुइया दे दी। उन्हें भी समझ आ गया था कि ये लड़का और लड़की कोई मामूली इंसान नहीं है। अगले ही सेकंड मान मान ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में चमत्कार हो गया। दादाजी की सांसें वापस सामान्य होने लगी और वो खतरे से बाहर आ गए। दादाजी ने आंखें खोली और मान मान को बड़े प्यार से देखा। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से पता था कि मान मान ही उनकी जान बचाएगी। तभी जांग मो के पापा खुशी के मारे पागल हो गए। उन्होंने ये देखने के लिए कि वो सपना तो नहीं देख रहे, पास खड़े डॉक्टर को जोरदार थप्पड़ मार दिया। उन्हें जब यकीन हो गया कि ये हकीकत है तो उन्होंने डॉक्टर को 5 लाख रुपए बोनस देने का वादा किया। डॉक्टर भी इतना खुश था कि कहने लगा, साहब आप चाहे तो मुझे 2 थप्पड़ और मार ले, बस ये पैसे दे दीजिए। ये सब देखकर मुझे समझ आ गया कि वांग वेन अब बुरी तरह हार चुकी थी। मान मान ने अनजाने में इस कहानी का पूरा रास्ता ही बदल दिया था, लेकिन मुझे डर था कि वांग वेन अब चुप नहीं बैठेगी। बस बहुत हुआ, मेरे सामने ये नौटंकी बंद करो और सबके सब बाहर जाओ। दादाजी की कड़क आवाज पूरे कमरे में गूंजी। उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया और सिर्फ जांग मो, मान मान और मुझे रुकने का इशारा किया। दादाजी अब पूरी तरह होश में थे। उन्होंने मान मान की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से कहा कि भले ही वो बेहोश थे, लेकिन उन्हें बाहर हो रही एक एक बात सुनाई दे रही थी। उन्होंने मान मान का शुक्रिया अदा किया कि उसने उनकी जान बचाई। तभी मुझे मान मान के दिमाग की आवाज सुनाई दी। वो अंदर से बुरी तरह कांप रही थी। वो खुद से कह रही थी, मैं तो गई, मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। उसे डर लग रहा था कि कहानी अब पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि चीजों को वापस कैसे संभाला जाए। वो अपनी इस गलती के लिए खुद को कोस रही थी। तभी दादाजी ने एक बहुत ही गहरा राज खोला। उन्होंने बताया कि ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें नजर आती है। उन्होंने हिडन फैमिली यानी उन गुप्त खानदानों के बारे में बताया जो दुनिया की नजरों से छुप कर रहते हैं और जिनके पास बहुत ही अजीब और जादुई ताकतें होती हैं। दादाजी को पता था कि वांग वेन भी उन्हीं में से एक है और वो सिर्फ जांग परिवार की दौलत हड़पने के लिए यहाँ आई है। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। दादाजी को ये सब कैसे पता? मान मान भी अपने मन में यही चिल्ला रही थी कि ये बूढ़ा आदमी आखिर क्या चीज है। उसे डर था कि अब वांग वेन उससे बुरी तरह नफरत करेगी और उसका वो कातिल भाई अब अपनी तलवार लेकर उसे ढूंढने निकल चुका होगा। मुझे उस पर बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हुई। मैंने अपने दिमाग में सिस्टम से बात करने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि मुझे अभी इसी वक्त इस दुनिया से बाहर निकालो। मुझे बहाना बनाना पड़ा कि घर पर मेरा चूल्हा जल रहा है, लेकिन सिस्टम ने ठंडी आवाज में साफ कह दिया कि अभी यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे उस बेकार सिस्टम पर बहुत गुस्सा आया। तभी दादाजी ने मान मान की आंखों में झांकते हुए पूछा कि जब वो सुइया लगा रही थी तो उन्हें अपने शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई थी। उन्होंने पूछा कि क्या मान मान भी उन्हीं जादुई ताकत वाले लोगों में से एक है। मान मान ने घबराकर झूठ बोल दिया कि उसे बस एक पुरानी किताब मिल गई थी जिससे उसने ये सब सीखा और ये सब सिर्फ उसकी किस्मत थी। लेकिन असली डर तो दादाजी की अगली बात में था। उन्होंने बताया कि सरकार के पास इन जादुई लोगों को संभालने के लिए एक खास टीम तो है, लेकिन वो हमें 24 घंटे सुरक्षा नहीं दे सकते। अगर वांग वेन या उसका भाई हमें मारकर देश से भाग गए तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सुनकर उस पल मेरी सांस तक अटक गई। मामला अब सिर्फ बिजनेस या एंगेजमेंट का नहीं था, अब ये हमारी जान पर बन आई थी। दादाजी की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने साफ कह दिया कि ये लोग सांस लेने से भी ज्यादा आसानी से किसी की जान ले सकते हैं। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। वांग वेन और उसका परिवार हमारी दौड़ के पीछे हाथ धोकर पड़ा था और अब जबकि उनका पर्दाफाश हो चुका था,
तो ये एक खुली जंग की शुरुआत थी। तभी दादाजी ने कमान संभाली। उन्होंने जांग मो को आदेश दिया कि वो तुरंत अपने पापा से बात करे और घर की सुरक्षा सबसे ऊंचे लेवल पर बढ़ा दे। उन्होंने कहा कि हमें वांग परिवार के हर ठिकाने और उनकी हर हरकत की खबर चाहिए। वो चाहते थे कि राजधानी में बैठे हमारे पुराने जान पहचान वाले लोगों को ये पता चले कि वांग वेन ने उन्हें नकली दवाई से मारने की कोशिश की है। दादाजी बहुत चालाक थे। वो खुद को दुनिया के सामने पीड़ित दिखाना चाहते थे ताकि हमारी कार्रवाई सिर्फ अपना बचाव लगे। इतने में दादाजी ने मान की तरफ देखा और कहा कि उसने आज उनकी जान बचाई है, इसलिए जांग परिवार हमेशा उसका कर्जदार रहेगा। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैं मान का ख्याल नहीं रख सकता तो उसे जांग परिवार के साथ रहने भेज दिया जाए। मुझे दादाजी की ये बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आया। मैंने मान का हाथ कसकर पकड़ लिया और साफ कह दिया कि वो परिवार की होने वाली बहू है और कोई उसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। जांग मो को ये बात पसंद नहीं आई। उसने मुझसे कहा कि मैं मान के लिए लड़ना छोड़ दूं क्योंकि वो उसे बचपन से जानता है। तभी मुझे मान के दिमाग की आवाज सुनाई दी। वो अंदर ही अंदर झुंझला रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसे आए हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे और कहानी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे लगा कि हम दोनों किसी फिल्म के अड़ियल हीरो की तरह बर्ताव कर रहे हैं। अगले ही पल मान ने सबको चौंका दिया। उसने मेरा हाथ झटक दिया और मेरी आंखों में देखकर कहा कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसने साफ कह दिया कि वो अपनी एंगेजमेंट के बारे में खुद अपने मम्मी पापा से बात करेगी। मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ने इस तरह ठुकराया था। मेरा दिमाग सन्न रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। लेकिन जांग मो इस बात से खुश था। उसने मुझे चुनौती दी कि अब हम दोनों के बीच बराबर का मुकाबला होगा। मान ये सब देखकर और भी चिढ़ गई। उसने गुस्से में कहा कि हम दोनों पागल हो चुके हैं। उसे सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि अब वांग वेन अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेगी। मुझे भी एहसास हुआ कि कहानी अब पूरी तरह बिगड़ चुकी है और ये तो बस बर्बादी की शुरुआत है। मान के दिमाग में मची हलचल मुझे साफ सुनाई दे रही थी। वो बुरी तरह डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है और आगे और भी खतरनाक हत्यारे और जादुई तलवारों वाले उस्ताद आने वाले हैं। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या इस कहानी का लेखक पागल है। उसे लग रहा था कि इन खतरनाक लोगों के सामने हम जैसे मामूली लोग भला कैसे टिक पाएंगे। मुझे तभी समझ आया कि वांग वेन कितनी खतरनाक हो सकती है। जांग मो ने बताया कि जब वो वांग वेन को बाहर ले गया तो पार्किंग में उसका भाई वांग शिव अचानक सामने आ गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई उसे देख भी नहीं पाया। उसने जांग मो की बुरी तरह पिटाई की। जाने से पहले वांग वेन ने साफ कह दिया कि वो आज की बेइज्जती का बदला हम सबसे लेगी। उसने मान जांग परिवार और मुझे यानी गु बाइकन को खुली चुनौती दी थी। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि क्या मैं इस दुनिया में बच पाऊंगा। मैंने सिस्टम से पूछा कि क्या मरने के बाद मुझे कोई और मौका मिलेगा, लेकिन सिस्टम ने ठंडी आवाज में कह दिया कि ये मेरी आखिरी जिंदगी है। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। दादाजी जांग अभी भी किसी पुराने जनरल की तरह जोश में बातें कर रहे थे, लेकिन मान के मन की बातें सुनकर मुझे लग रहा था कि वो बहुत जल्द मुसीबत में फंसने वाले हैं। रात काफी हो गई थी। जांग मो और मैं मान को घर छोड़ने के लिए साथ निकले। रास्ते भर हम दोनों के बीच बहस होती रही। मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि जांग मो अब मान का दीवाना बन चुका था। तभी जांग मो ने एक ऐसी बात कही जिससे उस पल मेरी सांस तक अटक गई। उसने मान लिया कि वो भी मान के मन की बातें सुन सकता है। मुझे तभी समझ आया कि वो अचानक वांग वेन को छोड़कर मान के पीछे क्यों पड़ा है। हम दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि वांग वेन ने हम दोनों को अपने इशारों पर नचाया था। हम दोनों ही उस एक चालाक औरत के हाथों बेवकूफ बन गए थे। ये सोचकर मुझे खुद पर बहुत शर्म आई कि हम जैसे ताकतवर लोग एक मामूली लड़की के जाल में इतनी आसानी से फंस गए। अब हमारे सामने एक ही रास्ता था, वांग वेन के आने वाले खतरनाक हमले से खुद को बचाना। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है, ये देखकर मैं खुद हैरान था। मैंने जांग मो की तरफ देखा और उसे अपनी थ्योरी समझाई कि लिन मान असल में किसी दूसरी दुनिया से आई है और उसने इस कहानी को पहले ही पढ़ रखा है। उसे पता है कि इस कहानी का अंत क्या होगा। जांग मो मेरी बात से पूरी तरह सहमत था। हम दोनों ने ठान लिया कि अब हम उन बेवकूफों की तरह बर्ताव नहीं करेंगे जैसा कहानी में लिखा है। हम अपनी किस्मत की चाबी अब अपने हाथ में रखेंगे। तभी मैंने जांग मो को एक और जरूरी बात बताई। मैंने उसे बताया कि वांग वेन का भाई वांग शिव हमारा दुश्मन नहीं है। आज जब मैं उससे मिला तो मुझे समझ आया कि उसे शक है कि वांग वेन ने ही अपने माता पिता की जान ली है। जब तक उसे इस एक्सीडेंट का पूरा सच पता नहीं चल जाता
वो हमारे खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाएगा। उसी पल मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम ने बताया कि जांग मो के मेरे साथ जुड़ने और वांग वेन की हालत बिगड़ने की वजह से मुझे 2200 डेस्टिनी पॉइंट्स मिले हैं। साथ ही एक नया डायमंड ड्रॉ फीचर भी खुल गया था। मैंने पहले कुछ बेसिक ड्रॉ आजमाए, पर उसमें सिर्फ 10 लाख रुपए कैश निकला। मुझे उस बेकार सिस्टम पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि अगर मैं जिंदा ही नहीं बचा तो इस पैसे का क्या करूंगा। फिर मैंने अपना पहला डायमंड ड्रॉ किया। मुझे शेप शिफ्टिंग और एब्सोल्यूट डिफेंस नाम की दो कमाल की ताकतें मिली। शेप शिफ्टिंग से मैं 24 घंटे के लिए किसी का भी रूप ले सकता था और एब्सोल्यूट डिफेंस से मैं 10 सेकंड के लिए एक अभेद्य ढाल बना सकता था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ढाल वाली बात तो ठीक थी, पर मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसी और का रूप क्यों धरूंगा। मैं तो एक अमीर खानदान का वारिस हूँ, मुझे इसकी क्या जरूरत। मुझे अपनी किस्मत पर तरस आ रहा था। ये सब लोग असली हीरोइन के पीछे भागने के बजाय मेरे जैसे विलेन के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हैं। मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही थी। उधर वांग वेन अपने भाई वांग शिव पर बुरी तरह चिल्ला रही थी। वो उसे उकसाने की कोशिश कर रही थी कि वो अपनी बहन के बजाय बाहर वालों की मदद क्यों कर रहा है, लेकिन वांग शिव बहुत शांत था। उसने साफ कह दिया कि वो किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाएगा। उसने यहाँ तक कह दिया कि वो उस पुराने कार एक्सीडेंट की फिर से जांच करवाएगा। ये सुनकर वांग वेन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसे डर था कि उसके गॉडफादर ने जो सच इतनी गहराई से छुपाया था वो अब सबके सामने आ जाएगा। मामला अब सच में बिगड़ने वाला था। उधर दूसरी तरफ वांग वेन ने अपने गॉडफादर को फोन मिलाया। गॉडफादर ने उसे भरोसा दिलाया कि पुराने सारे सबूत मिटा दिए गए हैं और वांग शिव उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन वांग वेन ने बताया कि उसे मदद की जरूरत है क्योंकि कोई उसका रास्ता रोक रहा है। मुझे उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक और नया खतरा मेरी तरफ बढ़ रहा है। गॉडफादर ने एक खतरनाक आदमी को हमारे शहर भेजने का फैसला किया। उसने उस आदमी से कहा कि उसे सिर्फ जांग मो पर नजर रखनी है और उसके पास उसे वांग वेन मिल जाएगी। गॉडफादर ने उसे चेतावनी दी कि वांग वेन दिखने में मासूम है, पर जब उसे गुस्सा आता है तो उसकी आंखें जान ले सकती हैं। साथ ही उसने अपने ही भाई वांग शिव को गद्दार घोषित कर दिया। आखिरकार वीकेंड आ गया था। मैं बस सुकून से सोना चाहता था, लेकिन तभी लिन मान मान का बुलावा आ गया। उसके घर वाले मुझे बुला रहे थे। इतने में जांग मो भी वहाँ अपनी गाड़ी लेकर पहुँच गया। वो दादाजी के बहाने मान मान को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। मुझे उस पल बहुत गुस्सा आया। जांग मो अब खुलेआम मान मान के पीछे पड़ा था। उसने साफ कह दिया कि वो मान मान को पसंद करता है और उसे हासिल करके ही रहेगा। मैंने उसे याद दिलाया कि वो अभी भी मेरी मंगेतर है और वो अपनी हद पार कर रहा है। जांग मो ने मुझ पर ताना मारा कि मैं एक सिंप हूँ और हमारा रिश्ता अब एक मुड़े हुए कागज जैसा है जो कभी सीधा नहीं हो सकता। हम दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे से उलझ रहे थे। तभी मान मान बुरी तरह चिढ़ गई। उसने चिल्लाकर कहा कि हम दोनों अपनी बकवास बंद करें वरना वो कहीं नहीं जाएगी। उसे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। हमने तय किया कि पहले हम दादाजी को देखने हॉस्पिटल जाएंगे और फिर मेरे घर। जांग मो जिद करने लगा कि वो भी मेरे घर आएगा। मैंने साफ मना कर दिया कि उसका मेरे घर में कोई स्वागत नहीं है। मामला अब सच में बिगड़ने वाला था क्योंकि हम तीनों के बीच का ये तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। जांग मो और मेरे बीच बहस अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी मुझे महसूस हुआ कि माहौल अचानक बदल गया है। मैंने मान मान की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी खूंखार चमक थी जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे उसकी आंखें किसी की जान भी ले सकती हैं। वो दिखने में तो मासूम थी, लेकिन उस वक्त वो मुझे किसी फिल्म की विलेन जैसी लग रही थी। तभी वहाँ एक आदमी दाखिल हुआ। उसके बाल सफेद और काले मिले जुले थे और उसने अपने हाथ में एक पुरानी तलवार पकड़ रखी थी। उसे देखकर ही मुझे समझ आ गया कि मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। ये वांग वेन का सबसे वफादार आदमी जाओ जियान था। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। कहानी के हिसाब से तो इसे बहुत बाद में आना था। अगले ही सेकंड मान मान ने कुछ ऐसा किया कि मैं दंग रह गया। उसने जाओ जियान के सामने ऐसे नाटक किया जैसे वो उसे पहले से जानती हो। जाओ जियान को लगा कि मान मान ही उसकी असली बॉस है। मान मान ने बड़ी चालाकी से उससे एक सीक्रेट कोड बोलने को कहा। जब जाओ जियान ने कोड बोला तो मान मान ने उसे यकीन दिला दिया कि वो ही उसकी मालिक है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मान मान उसे किसी वफादार कुत्ते की तरह डांट रही थी और जाओ जियान सिर झुकाकर उसकी हर बात मान रहा था। उसने यहाँ तक बता दिया कि उसके गॉडफादर ने उसे हमारे परिवारों को खत्म करने के लिए भेजा है। मान मान ने उसे बुरी तरह झाड़ा और उसे एक कार्ड थमाते हुए कहा कि उसे जब जरूरत होगी वो उसे बुला लेगी। उस पल मुझे समझ आया कि ये कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी है। जिस मान मान को मैं अपनी
मंगेतर समझ रहा था। वो अब एक खतरनाक खेल खेल रही थी। मुझे लगा कि अगर मैंने सावधानी नहीं बरती तो अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। तभी जाओ जियान ने झुककर अपना नंबर मान मान को थमा दिया। उसके चेहरे पर मान मान के लिए एक अलग ही इज्जत दिख रही थी। मुझे समझ आ गया कि वो मान मान की चाल में पूरी तरह फंस चुका है। उसे लग रहा था कि मान मान कोई बहुत बड़ी खिलाड़ी है जो पल भर में किसी भी खानदान को बर्बाद कर सकती है। मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर उस वक्त बात हाथापाई तक पहुंच जाती तो हम में से कोई नहीं बचता। मान मान ने बड़ी चालाकी से झूठ बोलकर खुद को बचा लिया था। तभी जांग मो ने मान मान से पूछा कि वो इस जाओ जियान को कैसे जानती है। मान मान ने बस इतना कहा कि उसके अपने कुछ रास्ते हैं। जांग मो कितना भोला था, उसने मान मान की इस आधी अधूरी बात पर भी चुपचाप यकीन कर लिया। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि ये सब इतनी आसानी से कैसे हो रहा है। तभी मैंने देखा कि जाओ जियान को किसी का फोन आया। वो उसका असली मास्टर यानी वांग वेन का गॉडफादर था। फोन पर गॉडफादर उसे बुरी तरह डांट रहा था कि उसे अब तक यंग लेडी यानी वांग वेन क्यों नहीं मिली। जाओ जियान उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अभी अभी जिस मान मान से मिला है वही असली बॉस है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो अपने पुराने और कंजूस मास्टर को छोड़ देगा और मान मान का साथ देगा। आखिर मान मान ने उसे पूरे 10 मिलियन जो दिए थे। इतने में डॉक्टर ने बताया कि दादाजी अब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और उन्हें अब और सुइयों की जरूरत नहीं है। तभी अगले ही सेकंड मान मान ने मेरी तरफ देखा और एक ऐसा धमाका किया कि मेरी सांसें अटक गयी। उसने साफ बोल दिया कि वो आज ही मेरे घर आएगी और मेरे माता पिता से बात करके हमारी सगाई तोड़ देगी। मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। एक तरफ मैं खुश था कि मुझे उस जैसी खतरनाक लड़की से छुटकारा मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे डर था कि ये कहानी अब किस तरफ मुड़ जाएगी। अगर मैंने अब सावधानी नहीं बरती तो शायद मैं इस खतरनाक खेल का अगला शिकार बन सकता था। जांग मो ने मान मान को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि सगाई तोड़ना कोई छोटी बात नहीं है और इससे घर वालों को बहुत तकलीफ होगी। उसे लग रहा था कि मान मान गुस्से में है और उसे थोड़ा ठंडा होने की जरूरत है, लेकिन मान मान ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने जांग मो को बुरी तरह झिड़क दिया और मुझे भी वहाँ से फौरन चले जाने को कह दिया। मुझे उस पल थोड़ी शांति महसूस हुई कि चलो इन दोनों के ड्रामे से पीछा छूटा, लेकिन मुझे क्या पता था कि कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। मुझे बाद में पता चला कि मान मान वहाँ से सीधा वांग वेन के घर पहुँच गई थी। वांग वेन जो एक बहुत बड़े और रहस्यमयी खानदान की वारिस थी, वो भी मान मान के तेवर देखकर दंग रह गई। मान मान ने वांग वेन के सामने साफ कर दिया कि वो सब जानती है कि वांग वेन कौन है। उसने वांग वेन को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया। उस वक्त वांग वेन की हालत देखकर लग रहा था कि वो अंदर से टूट चुकी है। वो जो खुद को बहुत ताकतवर समझती थी, अब मान मान के सामने किसी गुलाम की तरह झुकने पर मजबूर हो गई थी। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा जब मुझे उनकी अगली प्लानिंग का पता चला। मान मान चाहती थी कि वांग वेन हम दोनों यानी मुझे और जांग मो को अपने प्यार के जाल में फंसा कर रखे। उसका असली मकसद हमारे परिवारों के बिजनेस और जायदाद पर कब्जा करना था। मान मान ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं उसका एक पालतू जानवर बनकर रहूंगा। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा मामला अब सच में हाथ से निकल रहा है। ये लड़कियाँ कितनी बेरहम हो सकती हैं, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। मैं कोई खिलौना नहीं था जिसे वो जब चाहे इस्तेमाल करें और जब चाहे फेंक दे। उस पल मेरी सांस अटक गई जब मैंने सोचा कि अगर इनका ये प्लान कामयाब हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं वहीं खड़ा ये सब देख रहा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मान मान ने वांग वेन के सामने एक शर्त रख दी कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपने घुटनों के बल बैठना होगा। वांग वेन की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी। उसने चिल्लाकर कहा कि वो झुकने से पहले मरना पसंद करेगी, लेकिन मान मान बहुत चालाक थी। उसने ठंडी आवाज में वांग वेन को चेतावनी दी कि अगर वो नहीं झुकी तो उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मान मान अब पूरी तरह बदल चुकी है। तभी अचानक वहाँ जाओ जियान पहुँच गया। उसे देखकर मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि क्या अब मान मान की पोल खुल जाएगी, लेकिन मामला एकदम उल्टा हो गया। जाओ जियान इतना बेवकूफ था कि वो अभी भी मान मान को ही अपनी असली मालकिन समझ रहा था। उसने वांग वेन की तरफ देखा और उसे एक मामूली नौकरानी कह दिया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। असली मालकिन उसके ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन जाओ जियान उसे ही बुरा भला कह रहा था। वांग वेन गुस्से से
कांप रही थी। उसकी हालत देखकर मुझे समझ आ गया कि वो अब किसी भी हद तक जा सकती है। इतने में जाओ जियान ने वांग वेन को धक्का दे दिया। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। तभी मुझे समझ आया कि मान ने अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके खुद को इतना खूबसूरत बना लिया था कि जाओ जियान जैसा आदमी उसे ही असली यंग लेडी मानने लगा। मान मन ही मन बहुत खुश थी कि उसकी चाल काम कर गई। उस पल मेरी सांस अटक गई जब मैंने सोचा कि अगर जाओ जियान को सच पता चल गया तो वो हम सबको वहीं खत्म कर देगा। लेकिन फिलहाल किस्मत मान के साथ थी और वो इस पूरे खेल को अपने इशारों पर नचा रही थी। जाओ जियान उस असली वांग वेन का मजाक उड़ाने लगा। उसने बड़ी बेरहमी से कहा कि उसकी हालत किसी नौकरानी जैसी है और कोई भी उसे अपनी मालकिन नहीं मानेगा। वांग वेन की आंखों में नफरत साफ दिख रही थी, लेकिन वो बेबस थी। उसने अपनी पहचान साबित करने के लिए जाओ जियान का असली नाम और उसकी पावर के लेवल तक के बारे में बताया। मुझे लगा कि शायद अब जाओ जियान को सच समझ आ जाएगा और मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि कहीं हम सब पकड़े न जाएं। लेकिन मान तो जैसे पहले से ही तैयार थी। उसने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और जाओ जियान को पूरी तरह अपने काबू में रखा। जब सीक्रेट कोड की बात आई तो मान ने बहुत चालाकी से वांग वेन को ही पहले कोड बोलने के लिए उकसाया। वांग वेन ने सही कोड बोला, लेकिन जाओ जियान इतना अंधा हो चुका था कि उसे लगा ये सब झूठ है। मुझे तभी समझ आया कि मान का सिस्टम उसे इस खेल में सबसे आगे रख रहा है। तभी वांग वेन ने एक आखिरी दाव खेला। उसने जाओ जियान से कहा कि वो हम दोनों को पूरी ताकत से मुक्का मारे। उसका मानना था कि मान एक साधारण लड़की है और वो एक अटैक भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मान ने शर्त और भी कठिन कर दी। उसने कहा कि वो 10 मुक्के खाएगी और वांग वेन सिर्फ एक। उस पल मेरी सांस तक अटक गई। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि कोई भी आम इंसान इतने खतरनाक अटैक नहीं झेल सकता। अगले ही पल जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। जाओ जियान ने अपनी पूरी पावर से मान को 10 मुक्के मारे, लेकिन मान को खरोंच तक नहीं आई। दूसरी तरफ वांग वेन एक ही बार में ढेर हो गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मान के पास इतनी पावर कहां से आई। जाओ जियान अब पूरी तरह मान चुका था कि मान ही उसकी असली मालकिन है और वो असली वांग वेन को मारने के लिए तैयार हो गया। तभी वहाँ कुछ और लोग आए और जाओ जियान वहाँ से ये धमकी देते हुए चला गया कि वो इस अपमान का बदला जरूर लेगा। मैं बस चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। मुझे समझ आ गया था कि ये तो बस एक बड़ी तबाही की शुरुआत है। जाओ जियान के वहाँ से जाने के बाद भी माहौल में तनाव कम नहीं हुआ था। मैंने देखा कि वांग वेन अपने भाई पर बुरी तरह चिल्ला रही थी। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा था कि उसके भाई ने मुसीबत के वक्त उसकी मदद करने के बजाय मान का साथ दिया। मुझे समझ आ गया कि उन दोनों भाई बहन के बीच दरार अब और गहरी हो गई है। उधर जाओ जियान को उसके गॉडफादर ने फोन पर बहुत बुरी तरह झाड़ा। गॉडफादर ने उसे बताया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि उसने जिसे अपनी मालकिन समझा वो असल में लिन मान थी। गॉडफादर ने उसे सख्त हुक्म दिया कि वो वापस जाए और असली वांग वेन से माफी मांगे। जाओ जियान की इस बेवकूफी की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो चुका था। इतने में मान चुपचाप अपना कोई नया गेम प्लान तैयार कर रही थी। मुझे तभी समझ आया कि वो कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। उसने अपने सिस्टम का इस्तेमाल किया और एक अजीब सी शेप शिफ्टिंग पावर का इस्तेमाल किया। उसने अगले 24 घंटों के लिए अपना चेहरा वांग वेन के चेहरे के साथ बदल लिया। मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन मान का इरादा वांग वेन को कोई भी मुसीबत खड़ी करने से रोकना था। उसी पल वांग वेन होश में आई। उसका चेहरा जाओ जियान के मुक्कों की वजह से सूज गया था और वो गुस्से में पागल हो रही थी। वो कसम खा रही थी कि वो मान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन जैसे ही उसने आईना देखा उसकी चीख निकल गई। उसका चेहरा अचानक पूरी तरह बदल गया था और वो अब बिल्कुल लिन मान जैसी दिख रही थी। तभी जाओ जियान वहाँ पहुँचा। उसने जब वांग वेन को देखा तो उसे लगा कि वो लिन मान है। मुझे लगा कि मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि अब कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि कौन असली है और कौन नकली। मान ने अपनी इस चाल से सबको एक ऐसे जाल में फंसा दिया था जिससे निकलना अब नामुमकिन लग रहा था। उस पल मेरी सांस तक अटक गई जब मैंने सोचा कि अगर ये सच किसी के सामने आ गया तो कितनी बड़ी तबाही मचेगी। मैं वहीं खड़ा ये सब देख रहा था और मेरा दिमाग चकरा रहा था। जाओ जियान अपनी वफादारी के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपने सामने खड़ी अपनी ही मालकिन पहचान में नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि लिन मान फिर से उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे उस
वक्त समझ नहीं आया कि ये खेल कितना खतरनाक होने वाला है। तभी जाओ जियान ने चिल्लाकर कहा कि वो एक ही चाल में बार बार नहीं फंसेगा। वांग वेन, जो अब लिन मान मान के चेहरे में कैद थी, वो उसे बार बार समझा रही थी कि वही उसकी असली मालकिन है, लेकिन जाओ जियान ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने उसे एक खूंखार विलेन की तरह देखना शुरू कर दिया था। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि जाओ जियान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगले ही पल उसने उस पर हमला कर दिया। उसने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि वो लिन मान मान को सबक सिखा रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपनी ही मालकिन की हालत खराब कर रहा था। उस पल मेरी सांस तक अटक गई जब मैंने देखा कि जाओ जियान ने उसे कोड़ों से मारना शुरू कर दिया। वांग वेन दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन जाओ जियान को लग रहा था कि ये सब नाटक है। इतने में मुझे सोल ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बॉस यानी गॉडफादर के बारे में पता चला। जाओ जियान ने बड़ी गर्व से बताया कि उसका गॉडफादर कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि सोल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। मुझे तभी समझ आया कि ये मामला सिर्फ दो लड़कियों की लड़ाई का नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। चेहरों की इस अदलाबदली ने सब कुछ तबाह कर दिया था। असली वांग वेन दर्द से तड़प रही थी और जाओ जियान खुशी मना रहा था कि उसने दुश्मन को पकड़ लिया है। मुझे डर था कि अगर ये सच सामने आया तो जाओ जियान खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी के लिए मान मान की बिछाई हुई ये बिसात सबको ले डूबने वाली थी। उस पल जाओ जियान के चेहरे का रंग उड़ गया। जैसे ही उसकी नजर उस खास निशान पर पड़ी, उसे समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी और भयानक गलती कर दी है। उसने जिस लड़की को दुश्मन समझकर बेरहमी से पीटा था, वो असल में उसकी अपनी मालकिन ही थी। मुझे उसकी हालत देखकर लगा कि मामला अब सच में हाथ से निकल चुका है। जाओ जियान घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा। उसे डर था कि उसकी मालकिन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वांग वेन, जो उस वक्त मान मान के चेहरे में थी, उसने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन एक ऐसी सजा दी जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। उसने जाओ जियान को अपनी एक उंगली काटने का हुक्म दिया। मुझे महसूस हुआ कि ये लड़कियां जितनी खूबसूरत दिखती हैं, अंदर से उतनी ही खतरनाक हैं। जाओ जियान वहाँ से चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। तभी वांग शिव वहाँ पहुँचा। वो वांग वेन का भाई था। उसने अपनी बहन के सामने एक ऐसा राज खोला कि उस पल मेरी सांस तक अटक गई। उसने वांग वेन से सीधा पूछा कि क्या माता पिता की मौत के पीछे उसी का हाथ था? क्या उसने अपनी फीनिक्स बॉडी की पावर को जगाने के लिए अपनों का ही खून बहाया था? मान मान, जो अभी वांग वेन का चेहरा लगाए बैठी थी, वो बुरी तरह घबरा गई। उसे लगा कि उसका खेल अब खत्म हो गया है और वांग शिव उसे जान से मार देगा। लेकिन तभी अगले ही सेकंड वांग शिव ने जो कहा, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने ठंडी आवाज में कहा कि उसे बहुत पहले से पता है कि ये उसकी बहन नहीं बल्कि लिन मान मान है। मुझे तभी समझ आया कि इस घर में कोई भी वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है। हर किसी के पास एक चेहरा है और हर चेहरे के पीछे एक गहरारा। अब मैं बुरी तरह फंस चुका था, क्योंकि इन लोगों के बीच का ये खूनी खेल अब मेरे सामने आ चुका था। मेरे सामने वांग शिव ने जब ये राज खोला कि वो मान मान के दिमाग की हर बात सुन सकता है, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मान मान उस वक्त वांग वेन के शरीर में थी, लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ देखी जा सकती थी। उसे समझ आ गया था कि अब उसका कोई भी राज नहीं रहा। मुझे तभी समझ आया कि जांग मो और बाकी लोग अचानक इतना क्यों बदल गए थे। वे सब भी मान मान के मन की बातें सुन पा रहे थे। मान मान बेचारी बहुत घबरा गई थी। उसे लग रहा था कि उसने वांग शिव के बारे में जो कुछ भी सोचा था, वो सब उसे पता चल चुका है। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि मान मान अब खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। लेकिन वांग शिव के इरादे कुछ और ही थे। वांग शिव ने जो कहा, उसे सुनकर मेरी सांस तक अटक गई। उसने बताया कि वो अपनी बहन को जान से नहीं मारेगा, लेकिन उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेगा। उसका मानना था कि ये शक्तियाँ उसके माता पिता के खून की वजह से उसे मिली हैं और इन्हें खत्म करना ही सही होगा। वांग शिव ने मान मान से एक बहुत बड़ा वादा भी किया। उसने कहा कि वो उसे पूरी दुनिया से बचाकर रखेगा और अगर वो चाहे तो उसके साथ देश छोड़कर जा सकती है। मान मान उस वक्त बहुत उलझन में थी। मुझे समझ आ गया था कि वो इस दुनिया की नहीं है और उसे अपने असली घर और अपने माता पिता के पास वापस जाना है। वो वांग शिव के प्यार में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि एक न एक दिन उसे ये सब छोड़कर जाना ही होगा। उधर दूसरी तरफ तबाही का एक नया मंजर तैयार हो रहा था। बाद में मुझे पता चला कि असली वांग वेन, जो अभी मान मान के रूप में थी, वो गुस्से से तड़प रही थी। उसने अपने गॉडफादर से बात की और जिद की कि उसे उनका सबसे खतरनाक खिलाड़ी जाओ जी चाहिए। गॉडफादर पहले तो तैयार नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने मान लिया। मुझे महसूस हुआ कि अब एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है।
जिसमें वांग शू की जान को भी खतरा हो सकता था। तभी गॉडफादर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि अगर वांग वेन अपने भाई वांग शू का खून हासिल कर ले तो उसकी पावर एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी। उसे ड्रैगन फीनिक्स जैसी अमर शक्ति मिल जाएगी और फिर सोल ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया पर राज करेगा। मुझे गुस्सा आया ये सोचकर कि एक बहन अपने भाई की जान लेने के लिए कितनी बेताब थी। इतने में वांग वेन ने साफ कर दिया कि वो पावर के लिए किसी को भी मार सकती है। उसकी आवाज में एक अलग ही नफरत थी। उसने गॉडफादर को यहाँ तक धमकी दे दी कि अगर उन्होंने उसे ये पावर नहीं दी तो वो उनका तख्ता पलट कर देगी। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि वो सच में इतनी बेरहम हो सकती है। वो अब भी लिन मानमान के चेहरे में फंसी हुई थी और उसने जाओ जियान को कोई नया टास्क देने का प्लान बनाया। दूसरी तरफ जाओ जियान अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए छटपटा रहा था। वो उसी होटल के बाहर पहुंच चुका था जहां लिन मानमान रुकी हुई थी। उसने ठान लिया था कि वो लिन मानमान का सिर काटकर अपनी मालकिन के कदमों में रख देगा ताकि वो उसे माफ कर दे। लेकिन बेवकूफ जाओ जियान को ये नहीं पता था कि होटल के अंदर जो लड़की है वो लिन मानमान नहीं बल्कि खुद उसकी मालकिन वांग वेन है, जो चेहरा बदलकर वहाँ छिपी हुई है। उसी पल मेरी सांस तक अटक गई जब मैंने जाओ जियान को होटल की तरफ बढ़ते देखा। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। अगर जाओ जियान ने हमला कर दिया तो वो अनजाने में अपनी ही असली मालकिन की जान ले लेगा। ये सब एक ऐसी उलझन बन चुका था जिसे सुलझाना नामुमकिन लग रहा था। मैंने सोचा कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो तबाही पक्की है। जाओ जियान जब होटल के अंदर पहुंचा तो मुझे लगा कि अब खून खराबा होकर ही रहेगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाओ जियान ने होटल में छिपी उस लड़की को, जो दिखने में लिन मानमान थी, उसे बड़े आदर से मालकिन कहकर पुकारा। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यहाँ चेहरों का खेल इतना उलझ चुका है कि जाओ जियान जैसा वफादार आदमी भी अब बुरी तरह भटक गया है। वांग वेन जो मानमान के चेहरे में कैद थी वो भी थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ गई। उसे लगा कि शायद उसका चेहरा वापस बदल गया है या फिर जाओ जियान को सच पता चल गया है। लेकिन जाओ जियान तो अपनी ही धुन में था। उसने बड़े गर्व से कहा कि वो मानमान को मारने आया है और उसका सिर मालकिन के कदमों में लाकर माफी मांगेगा। उस बेचारे को नहीं पता था कि वो जिसके सामने खड़ा है वही उसकी मालकिन है और वो जिसे मारने की बात कर रहा है वो असल में लिन मानमान है। तभी मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकेगी। इतने में मुझे पता चला कि सोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सबसे बड़े और खतरनाक लड़ाके जाओ जी को भेज दिया है। जाओ जी इस संस्था का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी था। उसे शक था कि जाओ जियान अब गद्दार बन चुका है और वो उसे खत्म करने के लिए आ रहा था। अगले ही पल शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर सब आमने सामने थे। वहाँ वांग शू भी मौजूद था। वांग वेन और मानमान के बीच की नफरत अब ज्वालामुखी की तरह फटने वाली थी। जाओ जी ने जब मानमान को देखा तो उसे लगा कि वो दुश्मन है, लेकिन तभी वांग शू ने चिल्लाकर उसे रोका। उस पल मेरी सांस तक अटक गई जब वांग शू ने जाओ जी को बताया कि वो जिसे अपनी मालकिन समझ रहा है वो असल में एक नकली चेहरा है। मामला अब सच में बिगड़ने वाला था, क्योंकि अब तक जो वफादार थे वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो चुके थे। मैं वहाँ खड़ा देख रहा था कि जाओ जी बुरी तरह उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर हमला करे। जाओ जियान चिल्लाकर उसे बता रहा था कि लिन मानमान का चेहरा लगाने वाली लड़की ही असली मालकिन है। जाओ जी को लगा कि अगर उसने गलत इंसान पर हमला कर दिया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मुझे लगा कि मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि नफरत और गुस्से की आग सब कुछ जला देने वाली थी। तभी अचानक असली वांग वेन ने, जो मानमान के चेहरे में थी, अपनी खूंखार पर्पल फीनिक्स पावर का इस्तेमाल किया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और शरीर से निकलती भयंकर ताकत देखकर उस पल मेरी सांस तक अटक गई। जाओ जियान तो डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा उसने फिर से गलत मालकिन को पहचान लिया है। लेकिन वांग शू बिल्कुल शांत था। उसने ठंडी आवाज में कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो अब और गलतियां बर्दाश्त नहीं करेगा। अगले ही पल वांग शू ने अपनी ही बहन पर एक जानलेवा अटैक किया। उसने अपने माता पिता की दी हुई पुरानी शक्तियों को वांग वेन से वापस छीन लिया और उसे पूरी तरह अपंग बना दिया। मुझे उसे देखकर समझ आ गया कि वो अब लड़ने के लायक नहीं बची थी। वांग वेन जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चिल्लाने लगी कि उसके अपनों ने ही उसे धोखा दिया है। इतने में खुद गॉडफादर वहाँ पहुँच गए। उन्होंने वांग वेन को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे वहाँ से ले जाने लगे। मुझे तभी समझ आया कि गॉडफादर के पास अब भी कोई बहुत बड़ा प्लान है। उन्होंने वांग वेन से कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि